नमस्कार ज्ञानी बंधुओं, आज आपको हमारी इस वीडियो से पता लगेगा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर अत्यंत प्रचारित एक प्रकरण जो अरुण गोयल जी के इस्तीफे के संबंध में है, पर्याप्त प्रचारित हो रहा है। अनेकों लोग इस इस्तीफे की प्रमुख कारणों पर विवेचना कर रहे हैं। मैंने भी कुछ विशेष विवेचना करके आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाई है। बिल्कुल नए रूप में आपको इस विषय का दृष्टिकोण आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले, यदि आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी अभी कर दें, ताकि बाद में आपको दूसरी वीडियो अगर आप देखने जाएं तो आपको लाइक करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि आप भूल जाएंगे, इतना व्यस्त हो जाएंगे इस वीडियो को देखने में। इसकी विषय वस्तु ही ऐसी है कि आप इस वीडियो को देखने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको लाइक करने का भी ध्यान नहीं रहेगा। यही कारण है कि आप लोगों ने YouTube पर देखी होंगी, जितनी वीडियो अच्छी होती हैं उतने लाइक कम आते हैं, क्योंकि वीडियो इतनी अच्छी होती है, आदमी उसमें व्यस्त हो जाता है देखने में, और उसके बाद चिंतन मनन करने लगता है कि लाइक करना भूल जाता है, और इससे हमारी वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है। तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं सीधे प्रकरण की ओर। अभी चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। आप सभी लोग इससे अचंभित होंगे, सभी मीडिया अचंभित है, लेकिन इसका कारण शायद ही कोई जान पाए। यदि आप लोग वास्तव में अरुण गोयल जी के इस्तीफे का कारण जानना चाहते हैं तो इनकी नियुक्ति के संबंध में आपको जानकारी लेनी होगी। अरुण गोयल जी की नियुक्ति अभी तक की नियुक्तियों में सर्वाधिक विवादास्पद रही है। अरुण गोयल जी चुनाव आयुक्त बनने से पहले भारी वाहन मंत्रालय के मुख्य सचिव थे। यह भी एक मंत्रालय के मुख्य सचिव होना भी गर्व की बात है। योग्यता तो होगी ही, आईएएस अफसर तो थे ही, लेकिन आईएएस अफसर चुनाव आयोग में भी अन्य कई हैं। चुनाव आयोग की उस समय की प्रक्रिया के अनुसार उन्हीं में से कुछ लोगों को चुनना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने चाणक्यों के कहने पर उनमें से न चुनकर अरुण गोयल जी को चुना और उनका इस्तीफा करवाया। उनका इस्तीफा होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों थी? हमारे प्रधानमंत्री जी को एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, विवेकशील व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, जो कि उनको मिला। सामान्य लोग तो यही सोच सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने अध्यादेश भी लाए और बाद में अधिनियम भी बदला, कई नियम बदले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज किया गया। बाद में याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज किया गया। ये सब करने की आवश्यकता क्या थी? इसको जानने के लिए आपको कुछ और पीछे जानना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा कि यही प्रक्रिया जो अरुण गोयल जी की नियुक्ति में अपनाई गई थी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग नृपेंद्र मिश्रा के नियुक्ति के संबंध में किया गया था। उनके भी नियुक्ति के लिए अध्यादेश लाया गया, नियमों में बदलाव किए गए और उनको प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यह प्रयोग था उस समय। इस प्रयोग के द्वारा जनता के
स्वभाव को परखा गया। नृपेंद्र मिश्रा चूँकि मोदी जी के चाणक्यों में से ही एक हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर ही यह प्रयोग करके देखा कि भारतीय जनता में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। और वह प्रतिक्रिया मोदी जी के पक्ष में उन्हें जाती हुई मिली। लोगों की धारणा बनी कि मोदी जी यदि कुछ चाहते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमें क्या संशोधन करना पड़ेगा, कौन विरोध कर रहा है, और इससे उनकी एक आक्रामक रूप में प्रचारित हुए और यह पॉजिटिव रूप में लोगों ने स्वीकार किया। अब मोदी जी के चाणक्यों ने, यानी कि मोदी जी ने इस प्रक्रिया को सदैव के लिए अपना लिया, क्योंकि उनको अपने अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है ताकि उनके अधिकारी संविधान के साथ साथ उनकी नीतियों का भी पालन करते रहें। भले ही संविधान को गौण कर दिया जाए, लेकिन उनकी नीतियों को गौण ना किया जाए। उसके लिए क्या आवश्यक है कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, अधिकारियों की इस प्रकार नियुक्ति की जाए कि वह उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हों। यह दो तरीके से किया जाता है। एक तो यह होता है कि जो अधिकारी अन्य पदों पर हैं, अधिकारी तो आप नए बना नहीं सकते, अधिकारी तो जो वर्तमान समय में हैं आईएएस पदों पर हैं, उन्हीं में से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ला सकते हैं। तो अधिकारियों की दो प्रवृत्तियां होती हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो वह अधिकारी जो भ्रष्ट हैं और एक वह जो ईमानदार हैं। तो भ्रष्ट लोगों के अपने नीतियों को क्रियान्वित कराने के लिए उनके भ्रष्टाचार की फाइलों को निकलवाया जाता है और उनको दबाव बनाया जाता है कि यदि आप हमारी नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करेंगे, अपने पद पर रहने के साथ में, वो दैनिक कार्य जो पदों के होते हैं वो तो वो स्वतः करते हैं, लेकिन नीतिगत वैचारिक निर्णय मोदी जी के अनुसार करते हैं, यानी कि मोदी जी के चाणक्य के अनुसार करते हैं। तो एक साधन तो ये हो गया कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की फाइलें जो हैं वो मोदी जी के पास आ जाती हैं, और दूसरा साधन यह है कि ईमानदार जो व्यक्ति है उसकी नियुक्ति इस प्रकार की जाए कि वह ईमानदार व्यक्ति भी आपकी नीतियों को पालन करने के लिए बाध्य हो जाए। और ईमानदार व्यक्ति बाध्य कब होगा? जब आप उस ईमानदार व्यक्ति को एक वर्तमान पद से ऊंचे पद पर बहुत अधिक परिश्रम करते हुए नियुक्त करें, यानी कि विवादास्पद ढंग से उस व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करें। अरुण गोयल के संबंध में भी यही दूसरी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। अरुण गोयल को पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वो एक सामान्य बात है कि यदि किसी व्यक्ति को दूसरे पद पर ले जाना है तो एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अरुण गोयल जी ने इसको सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अध्यादेश लाकर उनकी नियुक्ति के रास्ते को प्रबल करना, उनके रास्ते को साफ करना, यह उनके ऊपर एहसान किया गया। तो अरुण गोयल जी मोदी जी के एहसानों के तले दब गए, अप्रत्यक्ष रूप से। ये उनको कहा नहीं गया, लेकिन वह इनके एहसानों के नीचे दब गए। कोई व्यक्ति जब उस व्यक्ति के लिए असामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, इसको एहसान आप कह सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति पर कोई एहसान कर देता है तो उसके द्वारा कही गई छोटी छोटी बातें मानने में
उसको कोई विशेष परेशानी नहीं होती, वो इस दृष्टिकोण से सोचता ही नहीं। वो तो यही सोचता है कि जिस व्यक्ति ने मेरी ईमानदारी के आचरण को इतना महत्व देकर अपने नियमों में बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट का सामना करके मुझे इस पद पर बैठाया है और यह व्यक्ति ये करने के लिए कह रहा है, तो अवश्य ही ये कहीं ना कहीं देश के लाभ के लिए होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। मोदी जी पहले थोड़े थोड़े काम करवाते हैं और नीतिगत रूप से उसको वैचारिक परिवर्तन करने की प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया जाता है कि वह उन नीतियों को स्पष्ट रूप से अपनाने से मना नहीं करते। सामान्य प्रक्रिया है मनुष्यों की। जब कोई व्यक्ति हमारे इतने पक्ष में काम कर रहा है तो हमें भी उसके पक्ष में काम करना पड़ता है। यह मनुष्यों की स्वभाव होता है और इस स्वभाव का लाभ उठाते हैं मोदी जी। मोदी जी ने उनको नियुक्ति के समय नियुक्ति करने के तरीके अपनाकर उनके ऊपर इतना वजन लाद दिया कि वह सामान्य रूप से उनकी निर्देशों आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हो गए। उनको नियुक्त किया गया था 2024 के चुनाव के लिए, पहले से तैयार किया गया। तो 2024 का चुनाव अब आ गया है। 2024 के चुनाव के लिए उनके पास कुछ स्पष्ट निर्देश पहुंचे होंगे कि आपको यह करना है, इस प्रकार करना है। ये मोदी जी नहीं कहते हैं। मोदी जी का जो चाणक्य संस्था है, विवेकानंद फाउंडेशन, वहाँ के कार्यकर्ता ये बातें पहुँचाते हैं लोगों तक, अधिकारियों तक। तो उन तक बात पहुँची, संदेश पहुँचा पीएमओ का कि आपको यह कार्य इस प्रकार से करने हैं। और उस समय जब चुनाव बिल्कुल एकदम कहा जाए कि सर पे है, तब यह बातें उनको पता लगीं और इससे वो असहज हो गए, क्योंकि ईमानदार थे। यदि भ्रष्टाचारी होते तो इस्तीफा नहीं देते। यदि भ्रष्टाचारी होते तो उनकी नियुक्ति करके उन पर एहसान करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। यदि भ्रष्टाचारी होते तो उनकी नियुक्ति करने के लिए इतने सारे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको किसी दूसरे रास्ते से पहुंचा दिया जाता। लेकिन चूंकि ईमानदार थे, ईमानदारी को एहसानों के नीचे दबाने के लिए उनकी नियुक्ति के संबंध में इतने सारे पापड़ बेले गए। ये प्रयोग 2014 में नृपेंद्र मिश्रा के स्वयं के नियुक्ति के समय अपनाई जा चुकी थी और सफलतापूर्वक इसका परिणाम भी आ चुका था कि लोगों में इसकी स्वीकृति पॉजिटिवली हो रही है। मोदी जी का डंका पिटता है इन कामों से। तो नृपेंद्र मिश्रा के बारे में आपको एक बात और बता दूं। नृपेंद्र मिश्रा इनके चाणक्यों में से एक हैं। इनके चाणक्यों का मुखिया जो है वो श्रीमान अजीत डोभाल जी हैं। उसके बाद अरविंद अग्रवाल जी जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वह भी चाणक्य के सहयोगी हैं। अमित शाह को तो इसमें एक मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अमित शाह में इतना ज्ञान और इतनी बुद्धि और इतनी चतुराई नहीं है कि वह इतने बड़े अभियान को क्रियान्वित कर सके। शायद आप लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे क्योंकि मैं पहली बार यह बात कह रहा हूँ, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा, अब आप देखिए, नृपेंद्र मिश्रा का लड़का साकेत मिश्रा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का नॉमिनेटेड सदस्य है। नॉमिनेटेड क्यों है? क्योंकि विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो कुछ करती है उसकी रूपरेखा भी चाणक्य तक पहुंचनी चाहिए। और अपने लड़के से ज़्यादा विश्वास पात्र और कौन होगा जो सारी सूचनाएं चाणक्य तक पहुंचा पाए।
इस प्रकार यह सिद्ध होता है इनके इस्तीफे से कि अरुण गोयल जी एक ईमानदार व्यक्तित्व हैं और उनको 2024 के चुनाव के संबंध में कुछ विशेष निर्देश दिए गए। उन विशेष निर्देशों के अनुसार उन्होंने चुनाव आयुक्त के रूप में काम करना उचित नहीं समझा और इस्तीफा दे दिया। अब ये बातें अरुण गोयल जी सार्वजनिक रूप से तो कहने वाले नहीं, वो तो यही कहेंगे स्वास्थ्य कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से हमने इस्तीफा दे दिया, और वास्तविकता भी यही है। वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमसे ये करने के लिए कहे गए, क्योंकि वो आईएएस हैं, वो विभिन्न पदों पर रहे हैं, वो सरकार की कार्यप्रणाली समझते हैं, सरकार के अधिकारों को समझते हैं, सरकार की शक्तियों को समझते हैं। तो वो इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे कि वो सार्वजनिक रूप से आए और उनको क्या निर्देश दिए गए थे, उन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया, ये आकर वो सार्वजनिक रूप से बताएं। इतनी बड़ी गलती की उम्मीद कम से कम मैं नहीं करता। जो लोग करते हैं वो उनका अपना दृष्टिकोण होगा। तो आप अब आगे से हमेशा ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति के नियुक्ति में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई विशेष कार्य करते हुए देखा जाए, अधिनियम बनाते हुए, उसमें नियमों को बदलते हुए, उसके नियमों को तोड़ते हुए, तो आप यह समझ लीजिए कि यह व्यक्ति ईमानदार है। और यदि किसी की नियुक्ति सामान्य रूप से कर दी जाती है तो आप लोग यह समझिए कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। अब आप इस दृष्टिकोण से जब भी देखेंगे तो आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया अपनी ईमानदारी, अपनी देश के प्रति निष्ठा, अपनी देश के प्रति प्रेम, देश को कोई नुकसान ना पहुंच पाए उनके क्रियाकलापों के माध्यम से, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके लिए यह असहज स्थिति थी, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक किसी के दबाव में, किसी के दिशा निर्देशन में नहीं रह सकता। उसकी अपनी एक योग्यता होती है और उस योग्यता के माध्यम से वो कार्य करता है। लेकिन जब उसे यह लगता है कि मेरी योग्यता का दुरुपयोग हो रहा है तो वह पद को छोड़ना ही उचित समझता है। विशेष रूप से ये ईमानदारों की बात है। बेईमानी में छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यदि बेईमान व्यक्ति कोई पद से इस्तीफा देगा तो तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, स्टेट बैंक उसके ऊपर टूट पड़ेगी, क्योंकि उसकी फाइलें तो पहले से हैं। लेकिन अरुण गोयल के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। और ईमानदारी उनकी इसी बात से सिद्ध होती है कि उनको नियुक्त करते समय जो प्रक्रिया अपनाई गई वह बेहद एहसान करने वाली थी, विशेष अनुग्रह था प्रधानमंत्री कार्यालय का। और यह पूरे देश ने देखा, इसका आलोचकों ने विरोध भी किया, मीडिया ने इस रूप में प्रचारित किया कि मोदी जी जो चाहते हैं वो तो होगा ही होगा। तो वो अकेला शेर जंगल में रहता है, उनकी अपनी एक चित्र बनाया गया, उनकी प्रशंसा की गई। तो यह एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है नियुक्तियों का, कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय संविधान में, नियमों में बदलाव करे, उसको आप ईमानदार समझिए। और जिसकी नियुक्ति बगैर किसी विवाद के हो जाए उसको आप बेईमान समझिए। और ईमानदार व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक अपने पद पर नहीं रहता, यह भी निश्चित है। यदि वह, आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि किन किन लोगों ने इस्तीफे दिए
जिन जिन लोगों ने इस्तीफे दिए वो सब के सब ईमानदार रहे हैं, और जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया वो सब बेईमान मान लीजिए आप। सीधा सा फार्मूला है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, दृष्टिकोण कैसा लगा, इस पर आप लोग टिप्पणी करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। यदि कोई बात गलत लगी हो तो भी आप टिप्पणी करके मुझे सचेत करें। आगे से आपकी टिप्पणियों के आधार पर यदि कोई सुधार करना होगा तो अवश्य करूँगा। मैं तो विद्यार्थी की बात ही ग्रहण करता हूँ और आप लोगों तक नए नए विचार पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।